बच्चे तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था। ओम शांति। आप सभी का इस ब्रह्मा कुमारीज के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस मंगल पर्व पर मैं ये पर्व ही कहूँगी क्योंकि ये नारी के सम्मान का पर्व है, नारी के होने का पर्व है कि वो नारी है, इसको गौरव करने का पर्व है। तो इस पर्व की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं उस परमेश्वर जो कि सबको शक्ति देते हैं, उनका इस कार्यक्रम में आवाहन करते हुए 2 मिनट हम मौन में रहें और उनका आवाहन करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जला ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सबके मोबाइल फ़ोन साउंड हो तो उसे साइलेंट मोड पे कर दें, कुछ क्षण अपने लिए भी निकालें। शुक्रिया आप सबका। आज इस कार्यक्रम का इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य क्या है?
मैं इससे पहले एक छोटा सा परिचय ब्रह्मा कुमारी इसका आप सबको देना चाहूँगी कि ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो संपूर्ण रीति से वुमेन्स द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। यहाँ पे आप सब बहनों को देखते होंगे जिनके द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चलता, और आज 140 से भी ऊपर देशों में ब्रह्मा कुमारीज के अनेक ब्रांच हैं। जब भी शांति की बात होती, प्रेम की बात होती है, सत्कार की बात होती है, तो लोग ब्रह्मा कुमारीज को बड़े दिल से याद करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमेशा नारी को शक्ति का रूप बताया गया है। तो ये शक्ति का रूप क्या है और क्यों है, आज आप सबको ये बात बताना चाहेंगे। नारी क्या है? हम अपने आप को कई बार ये सोचते हैं, मैंने जो देखा है कि हम पुरुष के बराबरी करें तो हम नारी बड़े कहलाते हैं, हम दूसरों की बराबरी में ही लगे रहते हैं। लेकिन मुझे पौराणिक काल से ही याद आता है कि शक्ति नारी की कितनी, कि असुरों के संग्राम में देवताएं तो अनेक होते हैं, देवताएं अनेक होते हैं, लेकिन इतने सारे देवताएं जब लड़ते हैं तो अनेक असुर होते हैं। लेकिन एक देवी होती है, अनेका असुर होते हैं, तो वध तो बड़े आसानी से कर देते हैं, हाँ या ना? तो आप बताइए कौन बड़े? देवी ना? तो हर नारी एक देवी समान है, और वही देवी संस्कृति हम सबकी जान है। हम भारतवासी इस पर गर्व करते हैं कि हम हमारी मातृभूमि तक को भी वंदे मातरम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना? तो ऐसे नारी की गौरव गाथा है, कई गौरव गाथा हम सुनते आए हैं। हाँ, कई समय जब हम खुद की ही मूल्यों को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ऐसे कुछ क्षण आते हैं जीवन में जो हमें हमसे ही पहचान करा जाते हैं। और नारी ही है जो इस संसार के संस्कृति को उजागर करती है, और नारी ही है जो संसार की, मैं कह सकती हूँ, प्राण भी है। क्योंकि अगर मैं आप सबसे पूछती 2 दिन घर के बाहर जाएं बहनें, तो घर का हाल क्या होता है? क्या हाल होता है, क्या कहेंगे? हाँ, अगर और कोई घर के बाहर चला जाए तो चलो हाल ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन अगर बहनें 2 दिन के लिए भी घर के बाहर, मैं समझती हूँ 1 दिन के लिए भी जाए तो हाल कैसा हो जाता? तो वो घर को खुशहाल रखने की जिम्मेवारी भी किसकी है हमारी। तो आप सब बोलते नहीं है, हमारी है या नहीं है ना? तो ऐसी जिम्मेवारी को हमने अपने कंधे पर लिया है, और हम उस जिम्मेवारी को लेकर चल तो रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, हम कैसे चलते हैं? अब आप लोग बताइए, हम कैसे चलते हैं? हम्म? कैसे चलते हैं आप सब बताएं। तो इसीलिए आप सबके सामने हमारी बहनों ने मिलकर, ये बहनें हैं जो कि रेगुलर राजयोग का प्रैक्टिस करती हैं, इन सभी ने एक नृत्य वंदे मातरम प्रस्तुत करने का अपना मन बनाया है। तो हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की चाल कैसे होती है, ढाल कैसे होती है, संस्कृति कैसे होती है। तो अभी देखते हैं वंदे मातरम।
वंदे सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम तस्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां तस्यामलां मातरं वन्दे मातरं ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां ओम शांती. दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. आपला भारत देश हे दिव्यतेच्या तेजाने ओतप्रोत भरलेला देश आहे. त्याचं कल्चर म्हणजे अतिशय रिच आणि हेरिटेज पण रिच आहे. सो हे कल्चर जे आपलं आहे, संस्कृती, ती रिलिजन बेस्ड नसून ती सायंटिफिक बेस्ड आहे. आपल्या सकाळच्या उठण्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अख्खी दिनचर्या ही जी सांगून ठेवली आहे ही सायंटिफिक बेस्ड आहे. लवकर निजे लवकर उठे त्यास ज्ञान संपत्ती आरोग्य लाभे. तर सकाळी एवढ्या लवकर उठायला सांगितलं का आहे? तर ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळेला ऑक्सिजन लेवल ही अतिशय हाय असते आणि त्यामुळे आपण जो काही संकल्प करू, जी आपण अभ्यास साधना करू, ती पूर्णत्वास नेण्यास त्याचा उपयोग होतो. प्रत्येक ऋतुमानाप्रमाणे सायंटिफिक बेसप्रमाणे कुठल्या ऋतूत काय अन्न ग्रहण केलं पाहिजे तेही सायंटिफिकरित्या तो प्लॅन केलेला असतो. आपण जी केळीच्या पानावरती जे जेवतो, ते केळीचे पान जेव्हा गरम गरम जेवण त्याच्यावर वाढलं जातं, अतिशय सुंदर ॲस्थेटिक व्हॅल्यू असते, डिफरंट टेस्ट अँड कलर्सचं ते जेवण असतं पौष्टिक. पण जेव्हा ते गरम जेवण त्याच्यात वाढलं जातं तेव्हा त्यातून ऑक्सिजन क्रिएट होतं, जे पचनाला अतिशय चांगलं. आंब्याची जी पानं असतात त्याचं तोरण बनवलं जातं, प्रत्येक आपल्या लग्नकार्यात असतंच. ते का बरं? चिकूची आहेत, पेरूची आहेत, पण आंबाच का? कारण आंब्याचं पान हे जरी झाडापासून विलग झालं तरी ऑक्सिजन देण्याची त्याची क्षमता असते, ती शेवटपर्यंत टिकून राहते जोपर्यंत ते वाळत नाही पूर्ण. त्यामुळे प्रसन्न वातावरण क्रिएट होतं. योगा म्हणा, योगा हा भारताने विश्वाला दिलेला आहे, त्यामुळे आपल्या संस्कृतीमध्ये योगासनाचं महत्त्व आहे. पेहराव जो आहे तो पण साडी छान नेसणं, सुंदर पदर, त्याने जे अन्नपूर्णा म्हणून जी आपली स्त्री वाढते सगळ्यांना, तीच पदर खोचून देशासाठी लढणारी झाशीची राणीही होऊ शकते. सो आपल्या ह्या देशातल्या महिलांची महिमा अतिशय अगाध आहे. या भारत मातेला आमचे नमन. थँक्यू. जय हिंद, जय भारत. ओम शांती. थैंक यू वेरी मच. अभी हम जोरदार से इन सबका जो भारत की संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं. यहाँ कोई मारवाड़ी बने हैं यानी राजस्थान से आए हैं. अब आप बताइए ये कहाँ से बने हैं? साउथ इंडियन बने हैं. अरे वाह, आप अपने देश को ही नहीं पहचान पा रहे. महाराष्ट्रियन. वाह, ये तो अच्छी बात है. असमीज, बंगाली, और हम सब कौन है?
हिंदुस्तानी, हाँ। तो अपने इंडियन होने पे जरा तो गर्व करना चाहिए। तो अपने लिए भी जोरदार तालियां और इनके लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। बड़े सुंदर ये प्रस्तुति रही वंदे मातरम की। और सच में यही माताएं वंदनीय हैं, क्योंकि परमात्मा भी हमें एक शब्द कहते हैं कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो पहले नारी को स्वर्ग यानी नारी को लक्ष्मी बनाना है। और लक्ष्मी बनाने का अर्थ धन नहीं होता, लक्ष्मी बनने का अर्थ होता है संस्कार। और संस्कार कहाँ से आते हैं? अभी मॉडर्न ज़माना चल रहा है ना, बड़ा ही मॉडर्न ज़माना है। ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है कि धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि वापस अपने संस्कृति की ओर ही लौट के आ रहे हैं। जो पहले फैशन हुआ करता था, फिर उसे आउट ऑफ फैशन किया, अब वही वापस इन फैशन हो गया, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही हमारी जान है। तो इसी बारे में हमें और ना इस संस्कृति की, इस स्वर्णिम संस्कृति के बारे में और नारी के श्रेष्ठ भावनाओं के बारे में हमें बताने के लिए आ रही हैं आदरणीय कमलेश दीदी जी। मैं दीदी का बड़े प्यार से यहाँ पे ना आमंत्रण करती हूँ। दीदी को आप में से कई लोग तो जानते ही हैं, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि भारत ही नहीं, विदेश के कई जगह दीदी का जाना होता है और हर जगह भारत की संस्कृति को प्रमोट वो करती हैं। भारत की संस्कृति के साथ साथ उन्होंने नारी जगत किस तरह से ध्यान, तपस्या, ज्ञान और सेवा भाव के लिए अपने आप को हर क्षण किस तरह से, मुझे एक बड़ी सुंदर सी दृश्य याद आता है दधीची ऋषि का। दधीची ऋषि के लिए कहते थे कि उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा में दी और फिर इस संसार को देवभूमि बनाया। ऐसे ही हमारी ये बहनें हैं जो अपनी हड्डी हड्डी सेवा करते हैं, आपके सामने अभी यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो कहा जाता है दीदी को, हम कहते थे आराम कीजिए, लेकिन ये सेवा ही इनका आराम है। तो ऐसी दीदी हमारे सामने हैं। अधिक क्षण न लेते हुए हम दीदी के मुख से सुनेंगे कि हमें अपनी संस्कृति, गौरव और साथ ही साथ अपने स्वमान को कैसे उजागर करना है। आदरणीय कमलेश दीदी। ओम शांति। आप सभी यहाँ हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं। आपको अति प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि मैं सभी के चेहरे देख रही हूँ, सब खुश नजर आ रहे हैं। और आज विशेष हम महिला दिवस मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो भी महिलाएं, बहनें यहाँ उपस्थित हैं और भारत की सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। या यूं कहें हैप्पी विमेंस डे। टॉपिक है वंदे मातरम। आपने अभी हमारी, अगर कहूँ तो माताएं, मदर्स हैं, सभी अपनी अपनी फैमिली को चलाने वाली हैं, जो आपके सामने आई बहनें सारी। और राजयोग के अभ्यास से कोई उसमें 1-1.5 साल वाले भी हैं, कोई ऐसे भी हैं जो 20 साल से भी चल रही हैं। लेकिन उस अभ्यास से उनको इतना सक्षम बना दिया, इतना निर्भय बना दिया, जो मंच पर आने की हिम्मत। और आप सोचेंगे तो जस्ट 1.5 डे, ये जो कुछ भी उन्होंने किया कोई बहुत दिनों का अभ्यास नहीं है, ये केवल 1.5 दिन का अभ्यास है। तो आप सोचिए वो शक्ति कहाँ से आती है।
एक सोचने की बात है। दूसरी बात, जो यहाँ प्रेजेंटेशन हुई वो किस उद्देश्य से हुई कि भारत की संस्कृति जो है वो बहुत ऊंची संस्कृति है। भले हम सब अलग अलग हैं, पंजाब, कितने पंजाब, गुजरात, सिंध, बंगाल, ये सब हम अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे भारत के, पर स्टिल वी आर वन। हम सब भारतवासी कहलाते हैं। और हमारी संस्कृति कितनी ऊंची थी, आज की जो जनरेशन है वो अभी धीरे धीरे पहचानेगी उसको। ये जो हमारा समय था 50-60 साल पहले का, तो उस समय हमारी ओरिजिनल संस्कृति को हमारे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन हमारी संस्कृति बहुत ऊंची थी। मैं आपको इसका एक ही मिसाल देती हूं, और वो मिसाल है, मैं इतिहास से दे रही हूं। आपको मालूम है भारत में बहुत से ट्रैवलर्स आए जगह जगह के। सबसे पहले मैगस्थनीस आया था ग्रीस से, उसके बाद चाइनीज ट्रैवलर भी आए। तो उसने अपने ह्यूसांग, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है भारतीय संस्कृति के बारे में कि एक जगह जब वो घूमते घूमते गांव में पहुंचा तो वहां पर एक सरपंच को निर्णय देना था। 2 व्यक्ति थे, एक ने जमीन बेची थी और एक ने जमीन खरीदी थी। जिसने जमीन खरीदी थी तो उसने, वो जब हल चला रहा था, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था ना, तो उसमें से एक मटका निकला, मिट्टी का घड़ा, जिसके अंदर सोने की मोहरें थी। तो जो खरीदने वाला था वो सोने की मोहरों का भरा हुआ घड़ा लेकर आया सरपंच के पास। ये जमीन में से निकला, ये मेरा नहीं है। तो जिससे खरीदी थी उसको भी बुलाया, तो वो कहता ये मेरा नहीं है, मैंने जमीन बेच दी। अब जिसको जमीन बेची, अब वो सब कुछ उसका है, क्योंकि मैंने तो जमीन बेची ना, जो उसमें से निकलेगा वो उसका है। इसी बात पर दोनों का चल रहा था। वो कहता था ये मेरा नहीं है, और वो कहता ये मेरा नहीं है। ये भारत की संस्कृति थी। आज आप देखिए जमीन आसमान का अंतर है। तो महिला दिवस पर एक बात, जैसे कहते हैं इस संस्कृति को वापस कौन लाएगा। कहते किसी ने कहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, और एक नारी चाहिए संसार को एक करने के लिए। एक नारी वो कर सकती है। नारी में बहुत सक्षमता है, और सचमुच ये भी किसी ने सही कहा है, नारी में वो शक्ति है जो परिवार को, समाज को, देश को, पूरे विश्व को एक कर सकती है। और इसीलिए नारी के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुरुष शक्ति, कभी सुना है आपने ऐसा, या भाई शक्ति, ऐसे कभी नहीं सुना। लेकिन आप हमेशा सुनते हैं नारी शक्ति। इसीलिए हमारे यहाँ नारी के 4 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। एक है पारंपरिक स्वरूप उसका, और दूसरा है आधुनिक स्वरूप, और तीसरा है उसका पूजनीय स्वरूप, और चौथा है शक्ति स्वरूप। ये नारी के ही विभिन्न स्वरूप हैं। तो किसी ने पूछा, हाउ विल यू डिफाइन बीइंग ए वुमन? आप कैसे कहेंगे कि एक महिला है, कि ये नारी है ये? तो उसके अंदर एक जवाब मिला, नारी कौन होगी? अगर मुझसे पूछेंगे, नारी वो है जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर मनोबल है। नारी वो है जिसके अंदर पावर ऑफ मेकिंग वन, यानी जिसके अंदर एकीकरण करने की शक्ति है। अब देखिए, एक ही घर में एक माँ होती है, सारे परिवार को एक जैसा करके चला लेती है, एडजस्ट करके। देन उसके अंदर और क्या क्वालिटी होती है? उसके अंदर होती है मैच्योरिटी, परिपक्वता, उसको कहेंगे नारी। और फिर उसके बाद उसके अंदर है पावर टू एडजस्ट, मिलजुल कर चलने की शक्ति। और लास्टली कहेंगे उसके अंदर होती है नोबिलिटी, अर्थात उदारता। ये नारी के अंदर सब कुछ है। उसको ही कहा जाएगा कि वो नारी, तभी तो नारी जो है इतने सारे रोल प्ले कर सकती है। आप देखिए, शी प्लेज द रोल ऑफ ए वंडरफुल वाइफ, देन आउटस्टैंडिंग फ्रेंड,
then marvelous daughter, then adorable sister and nurturing mother. ये सारे रोल जो हैं वो एक नारी ही करती है और हर एक को वो संतुष्ट करने की कोशिश करती है। देखिए, बात वो अलग है कि आज स्वरूप समाज में आज समाज में नारी का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन मैं उसका वर्णन करना नहीं चाहूँगी। लेकिन इतना मुझे ज़रूर मालूम है, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारी आगे ना हो, क्योंकि नारी में सक्षमता है, हर क्षेत्र में नारी आगे है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस संस्कृति को लाने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए एम्पावरमेंट ऑफ द सेल्फ, स्व का सशक्तिकरण। जब तक वो सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज नारी सक्षम है और हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मैं समझती हूँ 18वीं 19वीं सदी में वो सावित्रीबाई फुले, जिसकी यूनिवर्सिटी भी है, मैं समझती हूँ, है ना, महाराष्ट्र में ही है। वो कितनी बड़ी एजुकेशनिस्ट थी और उसने कितनी महिलाओं को, कितनी मतलब कुमारियों को, महिलाओं को आगे किया। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था पेपर में, मैं समझती 15-20 दिन पहले की बात है। महाराष्ट्र में ही एक गांव है और जहाँ गांव में वो माताएं, उन लोगों को जब गन्ना उगता है ना, तो गन्ने के समय ही उनको वहाँ पर काम करने के लिए बुलाया जाता है और उनकी सैलरी जो है वो बहुत बहुत कम होती है सैलरी उनकी। और वो माताएं अपने अपने घरों में सारा साल क्या खाती हैं, भाकरी और चटनी। तो किसी के थ्रू उनको एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ मालूम पड़ा, तो वहाँ एक माता ने, वो एक जो गांव की माता थी, उसने वो जिम्मेवारी ली, उसने दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और कैसे उन्होंने वहाँ पर अपने लिए, क्योंकि वो तो सब्जी खाती ही नहीं थी कभी भी, और उसलिए उसमें बहुत सी बातें लिखी थी, तो इसलिए वो बीमार होती थी। तो अब उनके अंदर वो जागरूकता आई कि हम अपने छोटे से लैंड के अंदर कैसे हम खेती कर सकते हैं, कुछ उगा सकते हैं, और हम कैसे अपने परिवार का अपना पालन पोषण कर सकते हैं। ये भी तो सशक्तिकरण है ना। आज जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं उनकी बात अलग है, जो गांवों में रहने वाली महिलाएं हैं उनका भी तो सशक्तिकरण होना चाहिए ना। तो ये सशक्तिकरण कब होगा? तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये सशक्तिकरण केवल बाहरी सशक्तिकरण की नहीं, ये आंतरिक, आध्यात्मिक, आत्मिक सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। उस मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हम बाहरी रूप से भी कुछ कर पाएंगे। मुझे ये बताते हुए अति हर्ष होता है, आज से 90 साल पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, और उसमें कुछ नींव रखने वाले जो बने, जो उसके लिए निमित्त बने, वो हम सभी जानते हैं, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिनका चित्र भी आप देखते हैं। लेकिन उनको सबको सपोर्ट करने वाली थी, वो थी महिलाएं सारी, और वो महिलाएं आगे आई। महिलाओं ने समाज से आने वाले जितने भी उनके विरुद्ध उनके ऑब्स्टिकल्स आए, कैसे भी ऑब्स्टिकल्स आए, सामाजिक विरोध हुआ, हर एक प्रकार का पारिवारिक विरोध हुआ, लेकिन उन विरोधों का सामना करते हुए वो एक फाउंडेशन पिलर की तरह खड़ी रही। और आज ये संस्था जो है पूरे विश्व के अंदर है। आज हमारे 140 देशों के अंदर हमारे सेवा केंद्र हैं। अगर अभी आप 15 दिन पहले माउंट आबू जाते तो आपको मालूम पड़ेगा 140 देशों से वह रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। वहाँ पर रीजनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग थी, जो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वहाँ सारे आए हुए थे। तो ब्रह्मा कुमार, ये कार्य किसने किया? ये बिल्कुल एक हमारी महिला ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो होते हुए भी हमारे यहाँ वो वाली भावना नहीं है कि हम सुपीरियर हैं और जो मेल है वो इन्फीरियर हैं या हमसे छोटे हैं, वो वाली भावना नहीं है। मिलजुल के कार्य करते हैं। तो आज बहुत ज़रूरत है
कि हम सशक्तिकरण करें। मुझे अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जाम्पल याद आता है, आप सबके सामने है, फ्रॉम वेयर शी इज। हो सकता है आप में से बहुतों ने स्टोरीज पढ़ी होगी उसकी, कहीं सुनी होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। कितने हम्बल बैकग्राउंड से वो है, और आप सोचिए, नाउ शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ दिस नेशन। आज वो भारत की पहली महिला है, और कहाँ से आई वो, और आज क्या बन गई। यही तो सशक्तिकरण है। तो इसीलिए हम ये ना सोचें कि हम इतने बड़े नहीं हैं, हमारी पोजीशन बड़ी नहीं है, या आर्थिक रीति से हम बहुत बड़े नहीं हैं, या एजुकेशन की रीति से बड़े नहीं हैं, या पद की रीति से बड़े नहीं हैं। वो बात नहीं है। जब हमारे अंदर अपना सशक्तिकरण होगा, हमारा मनोबल जागेगा, जब हमारे अंदर वो जागृति आएगी, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज समाज को चाहिए, जो आज हमारे देश को चाहिए। आज देश को क्या चाहिए, आप समझ सकते हैं आज संसार के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह से आज हर व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो शांति की खोज में है। वो 2 मिनट के लिए शांति भी चाहता है, बस मुझे और कुछ नहीं, मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। आज यंग जनरेशन भी ये कहती है। तो मेरा यही कहना है कि अभी हमें आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। वी आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, लेकिन आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जो राज्यों के द्वारा बहुत ही सहज रीति से हम कर सकते हैं। अगर आप माउंट आबू जाएंगे, आप वहाँ पर अनेक प्रकार के आधुनिक साधन देखेंगे। आप देखिए, जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं माउंट आबू में, सैटेलाइट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में रिले होते हैं। ये भी तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही है ना। लेकिन स्टिल वी आर लिविंग इन अ वेरी सिंपल वे। हम लोग इसी सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, जो घरों में रहने वाले हैं उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है। ये जो समर्पित बहनें हैं उनके लिए समर्पित है। तो आप सभी यहाँ आए, और मैं समझती हूँ यहाँ से जाने के बाद आप अवश्य अपने साथ एक संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं ज़्यादा तो सही, लेकिन कम से कम एक बार 1 हफ्ते में हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे। और वो दिन कौन सा हो सकता है, या तो वैसे तो कोई भी दिन चूज कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक दिन हो सकता है थर्सडे, गुरुवार, जिस दिन यहाँ पर सबके लिए भोग बनता है, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है। एक वो दिन हो सकता है। थोड़ा आप परमात्मा के महावाक्य सुने और प्रसाद लेकर जाएं। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। और दूसरा दिन हो सकता है रविवार। रविवार का दिन आप शाम को 5:30 से 6:30 भी आ सकते हैं, और सुबह में जो क्लास होता है उसमें भी आ सकते हैं। तो उस दिन बहुत अच्छे हमारे महावाक्य होते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड, तो वो आप सुनते हैं, तो उस दिन भी आप आ सकते हैं। एक ये मेरा कहना है कि आप एक संकल्प यहाँ से लेके जाएं, और जब एक बदलेगा तो एक के बदलने से आपका परिवार, समाज और ये देश, ये सब बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जीवन के अंदर जो खुशी चाहिए वो खुशी हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। एक बहुत सुंदर बात जो हमने समझी है वो है एकता की शक्ति। कहते हैं आजकल जब भी मैं कभी सुनती हूँ, कहते हैं कि अगर घर में गुस्से का वातावरण है तो बर्तन खनखनाते हैं। अगर घर में शांति का वातावरण हो तो भी तो बर्तन खड़खड़ाते हैं। लेकिन हमारे साथ ये जुड़ गया है कि कहीं पर अगर किसी गली पर
सबसे बड़ा अजूबा देखना है तो अगर कोई कली पर 10 या 15 माताएं शांति से रहती हैं तो फिर ये अजूबे की बात है। लेकिन हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें देखते हैं इतनी सारी महिलाएं हैं, बहुत शांति है, फिर भी नीचे से आके देख रहे हैं कि इतनी शांति कैसे है। तो शायद यही आध्यात्मिकता की शक्ति है ना। और यही शक्ति है जो हम सबके अंदर जागृत होनी चाहिए। वही मैच्योरिटी, वही एकता, वही दिव्यता, वही है जो भारत को स्वर्ग बनाएगा। हम यही संकल्प अपने मन में लेते हुए पहली बार कमलेश दीदी के शुभ ना संकल्प से हमने आज तक कईयों का सम्मान किया होगा, लेकिन नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए हमने विशेष यहाँ आमंत्रित किया है हमारे अतिथिगण को। और ये अलग अलग फील्ड से हैं और आप सबका भी इनसे कई तो इनको जानते भी होंगे, कई बार शब्दों में कह देते हैं। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी ही बच्ची है ऐसा कहते हैं। वो है काजल बहन, क्योंकि बचपन से ही वो ब्रह्मा कुमारी में अपने माँ के साथ आई है। वो टीचिंग फील्ड में रहती हैं। काजल बहन एक बार सबको अपना दर्शन कराओ। यस 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 यस। काजल बहन टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ बुक भी लिखते हैं, कईयों के जीवन में प्रोत्साहन भी करती है। इनको पता नहीं, लेकिन इनके कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से मिलते हैं तो वो इनके बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं कि दीदी पीछे पीछे से ना वो बहुत हेल्प करती है, आगे से भले वो डांटती रहती है। तो मैंने कहा अच्छा पीछे से कैसे हेल्प करती है? एग्ज़ाम में पीछे से लिखना तो मना, कहते नहीं, पीछे से यानी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई बार हम अपने सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो वो कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे अपने दिल पर लेकर नहीं चलना। ऐसे ही एक बच्चा था, मुझे याद आता आज से 4 साल पहले जब वो मुझे मिला था तो उसके मन में सुसाइडल थॉट्स थे, शायद इन्हीं के स्कूल के था। और उसने कहा जब मैडम मिली और मैडम से बात किया तो मेरे मन से वो थॉट्स निकल गए। तो ऐसे अध्यापक की अभी इस संसार को ज़रूरत है, इसीलिए हमने इनके इस श्रेष्ठ कर्म को सराहते हुए यहाँ पर उनको इनवाइट किया है। साथ ही साथ हमारी हेमल बहन है। हेमल बहन आइए। इनके साथ हमारा बहुत समय से परिचय और बड़े ही नम्र दिल के हैं, ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी है हेमल बहन की। ये सोशल वर्कर भी हैं। आज मैं जब इन्हें देख रही थी, इनसे मैंने कहा आपका छोटा सा बायोडेटा देना, लेकिन इनकी बायोडेटा हमारे दिल में है। इनका बायोडेटा ये रहता ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी कार्य हो, कोई भी मुश्किल हो, एक फ़ोन इन्हें किया जाता है, रात को भी ये बड़े प्यार से उठ के आती हैं और सारा कार्य करती हैं। जो कार्य हमेशा कहा जाता है पुरुष करेंगे, ये अकेली नारी आराम से कर लेती हैं। तो ऐसी नारी शक्ति का भी वंदन है। और साथ ही साथ भारत की संस्कृति को, जैसे अभी दीदी कह रहे थे कि मॉडर्नता के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करना है, तो हमारी भावना बहन इस मशाल को लेकर चल रही है। अनेक अवार्ड से भावना बहन को सराहा गया है। आप शायद जानते होंगे ये एकमात्र महिला है जो 3D से लेकर 10D तक, जहाँ तक मुझे याद है 10D तक की रंगोली बनाती है। आप में से कई इनकी रंगोली चंदन महल में देखते होंगे। किस किस ने देखा है? मैंने भी देखा। और सबसे बड़ी बात है, आज समय चल रहा है जहां मॉडर्न आर्ट ये सब कहा जाता है, लेकिन मैं इनको देखती हूँ, रंगोली तो इनकी स्पेशलिटी है ही, साथ में इन्होंने संगीत को भी बहुत ना अच्छी तरह नवाजा है। और उससे भी बड़ी बात, इन्होंने अपने जैसा अपने ही संतान को भी बनाया है। और शायद मैं ये कहूँगी पलक अभी इनसे भी एक कदम आगे सोशल वर्क में निकल चुकी है। वो इतनी बिजी रहती है, मैं उनको देखती रहती हूँ। ऐसे हमारी, क्योंकि दीदी की नज़र सब पर रहती है, एरिया के सबकी तरफ उनका ध्यान रहता है, कैसे यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहे। तो मैं देखती हूँ कि भावना बहन के ना बहुत मेहनत से उन्होंने जैसे उनको सजाया है वो हमने देखा। हम गए थे BKC देखने के लिए। हाँ, और इसी के साथ साथ
पवित्र धन की बात करते हैं, जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं गवर्नमेंट में हॉनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी हो नहीं सकती। लेकिन आज हमने देखा राजयोग के अभ्यास से, भारतीय संस्कृति और मूल्यों से अपने जीवन की धारणाओं को श्रेष्ठ बनाने वाली हमारी अपर्णा बहन, आइए अपर्णा बहन, भाई जोरदार तालियां बजाइए। आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं मंत्रालय में और पवित्रता के धन से और पवित्र वचनों से बड़े शांत चित्त से कार्य करते हैं, हॉनेस्टी के साथ जीती हैं, हॉनेस्टी के साथ अपने पूरे जीवन काल में और अपने परिवार का भी उद्देश्य बहुत आगे ना वृद्धि कर रही हैं। ऐसे महानुभावों को साथ में लेना हमारा क्या कहेंगे सौभाग्य है, और आप सबको यहाँ देखना भी हमारा सौभाग्य है। तो इनका सम्मान करने के लिए मैं बहनों से कहूँगी पुष्प गुच्छ से इनका सम्मान करें। ये हमारे दिल के उद्गार फूलों के रूप में भी पहना रहे हैं, जो सदैव आप अपने साथ रखिएगा। खास माउंट आबू राजस्थान से परमात्मा के दिव्य वरदानों से भरपूर ये ओम शांति का सुंदर पट्टा इन सबके लिए आया है, जो हम इन सबको पहना रहे हैं। आप सबको भी ये बहुत सुंदर बैच दिया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब भी ये बैच धारण करें, पहने, और हम सबके एकता का प्रतीक यही बैच से दिखाई देगा। आप सब भी पहने। आप सबको बैच मिल रहा है।
और इस कार्यक्रम का दीप वंदन से, क्योंकि संध्या काल का समय शुरू हो रहा है, जहाँ इतनी शक्तियां अवतार ले ले, कहते हैं संध्या काल का समय देवियां निकलती हैं, और आप सब घर से बाहर इतनी सुंदर देवियां निकली हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि अभी इन्हीं देवियों के द्वारा इस नई सृष्टि, जो आने वाली सुख शांति वैभव से भरी सृष्टि हो, जहाँ जन जन में खुशियां हो, ऐसी सृष्टि के निर्माण के लिए हम ये मंगल शुभ कामना वाले दीप जलाएंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब भी अपने मोबाइल का दीप जला सकते हैं। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्य हम सबकी मंगल कामना करते हुए, सारा विश्व हमारा परिवार है, हर आत्मा हमारा परिवार है, चाहे मनुष्य है, जीव जंतु है, प्रकृति है, इन सबको शक्ति देने के लिए इसी भावना से ये दीपक जलाएंगे। ज्योति नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदः। ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ये उनके माउंट आबू से बड़ा सुंदर सा परमात्मा के प्रतीक का बड़ा सुंदर फ्रेम है, आप सब देखते हैं। कमलेश जी ये सबको दे रहे हैं। हमारी भावना बहन, हमारी हेमल बहन, हमारी काजल बहन, अपर्णा बहन,
Thank you very much. Please have your seat. जी, अभी इसी क्षण में जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि भारत की संस्कृति जो है उसको इस समय संभाल के रखना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। और इसी संस्कृति को कभी संगीत के रूप में, कभी नृत्य के रूप में, तो कभी भोजन के रूप में, कभी घर गृहस्थी के साफ सफाई के रूप में, क्योंकि हर एक रूप में इस संस्कृति को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि हम लोग क्यों इस तरह पीछे पीछे गए, क्योंकि भारत तो सबसे पुरानी प्राचीन संस्कृति रही है, एंशिएंट सिविलाइजेशन। और कहा जाता है कि भारत में ही सबसे पहला महाविद्यालय जो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है वो खुला था। और यहाँ पे ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं जब वहाँ पर जलाया गया तो 3 महीने वहाँ की किताबें जल रही थी। आप में से किसी ने सुना है? हाँ। 3 महीने कितना ज्ञान जला। अगर इतना ज्ञान अगर आज भारत में होता तो शायद भारत 500 साल आगे होता। लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है और बड़ी जोर से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने वाली कोई लेखन या ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अपने मूल्य हैं। तो इन मूल्यों को साथ में लेते हुए आज हमारे 2 छोटे बच्चे आए हैं। दोनों छोटे बच्चे अपने नृत्य प्रदर्शन के द्वारा आप सबको वंदना करना चाहते हैं। तो आइए हम इनका ताली से बहुत जोरदार, हाँ, आ जाओ आ जाओ। आप सबकी तालियां इनके लिए क्या होंगी? मोटिवेशन होंगी। तो जोरदार तालियों के साथ मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे रेगुलर हैं वो हमारे आए हुए अतिथियों को स्थान दे, थोड़ा बैठने का स्थान दे सकते हैं। और दूसरे सब एक साथ ना उठाएं, हमारी सोनाली बहन जिन्हें उठाएंगे वो उठें और दूसरों को स्थान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम मातरम क्या नाम है अपना जहां में अड़े हैं कहाँ पे हम मातरम वंदे मातरम है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम हमसे पूछे ये बात रे वतन मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम थैंक यू वेरी मच। इन दोनों का बड़ी जोरदार तालियों से है ना। ये अपने भाई के साथ सदैव रहते हैं, ये भाई बहन को छोड़ते ही नहीं हैं, जो स्टेप है उसको साथ साथ करते हैं, हमने हमेशा देखा है। तो ऐसे बच्चों का भी, क्योंकि यही बच्चे तो आगे जाकर संस्कृति और भारत को आगे ले जाएंगे, इसीलिए इनको प्रोत्साहित करना हमारा फर्ज है। सही है। तो मैं अभी आगे और समय ना लेते हुए हमारे जो उपस्थित यहाँ पे विशेष अतिथि बन के आए हैं, सबसे पहले तो मैं हेमल बहन से कहूँगी, इनके आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन सभी कार्यक्रमों को वो छोड़कर यहाँ पहले आए हैं। हमारे नम्र निवेदन इनने स्वीकार किया। बार बार मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ से आप फिर चले जाना कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी मैं आ जाती हूँ। तो हेमल बहन आप आए और अपने दिल के उद्गार यहाँ सबको सुनाएं। हेमल बहन। ओम शांति। सबसे पहले तो दीदी और ब्रह्मा कुमारी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और दूसरी बात, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम ये श्लोक कई बार अपने जीवन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे दीदी ने कहा, शक्ति रूप, हम ही शक्ति की रूप है। हम चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहे तो युद्ध का मैदान बना सकते हैं। ठीक है ना? मानते हो सब, है ना? तो हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। मेरी बालवाड़ी चालू है यहाँ पे, अखिल महिला परिषद करके, वहाँ पे स्लम्स की हम बालवाड़ी चलाते हैं। तो कई औरतें बहुत घबराई सी, धुंधली सी, घर में रिगझिक झिकझिक होती रहती, आती है, बोलती है मैम देखो ना घर में ये हो गया। मैं यही बोलती हूँ, माँ से झगड़ती हो? तो बोलता है हाँ। कभी कभार ज्यादा भी बोल लेती हो? हाँ। फिर क्या करती हो? तो फिर कुछ नहीं, खाना बनाते खा लेते। वही करना है सास के साथ भी। लड़ाई झगड़ा होता है, हर घर में होता है ना? बर्तन है तो मैम ने बोला खनकेंगे ही, लेकिन हम औरतें हैं, अगर हम चाहे तो हम हमारा घर एक दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं। राइट? तो वो कैसे लेते हैं? अगर अपना घर में कुछ गड़बड़ हो गई तो इट्स ओके, डरना नहीं है हमें, आराम से। मैं तो यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाया करो। क्या करना है? हम आपको सिखाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं ABCDEFG।
खाना पकाते पकाते बनाओ, ABCD, हम जो राइम्स आपको बच्चे को सिखाते हैं वो आप करो। सास बोलती है तो हाँ मम्मा मैं सिखाती हूँ, उसको भी पढ़ाती हूँ और मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो हम भी पढ़ लेते हैं खाना पकाते और बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। घर में नोक जोक होती है, होने दीजिए, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो एकदम सौम्य होना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज इसीलिए है जन्मा है, क्योंकि भगवान हर घर पे नहीं पहुंच सकता, बरोबर है? तो उसने स्त्री बना दी एक माँ के रूप में, है ना? हर एक घर में स्त्री का वास होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्त्री को मालूम है कि उसको अपने बुजुर्ग से कैसे बैलेंस करना है, अपने पति, अपने हम साथियों से कैसे बैलेंस करना है, और अपने छोटों से कैसे बात करनी है। तो हम में वो शक्ति है, और ये शक्ति ब्रह्मा कुमारीज अपने को फॉरवर्ड करती है, यही ज्ञान देती है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है ना? तो पॉजिटिव रह के हम अपनी जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें नहीं अच्छा लगता है किसी का बोलना, लेकिन क्या माइंड में करने का, वो उनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, मैं शांत हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, है ना? तो हम आप सब जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं आते, वो जो थॉट है कि ब्रह्मा कुमारी टेक अवे योल, दे डोंट, दे ब्रिंग यू, दे ब्रिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, बरोबर है? तो हमसे ब्रह्मांड से कनेक्शन मैं हमेशा, और ये मैं बहुत लॉकडाउन पीरियड में मैं बहुत सुनती थी शिवानी दीदी के, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती थी, हमारा माइंड अपसेट हो जाता था कि पूरा देश ऐसे जूझ रहा है, हम कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन शिवानी दीदी की हमेशा एक बात मैंने गांठ बांध ली है मेरे पल्लू से, थिंक पॉजिटिव। अगर वो कोई मुझे एक गिलास पानी भी देता है तो वो चार्ज करके पी लो भाई। हजारों हाथ से आता हुआ पानी जब अपने पास आता है, एक क्षण नहीं लगता। हम जिस गुरु, हम जिस भगवान को मानते हैं, बस उसका नाम लेके और फिर हम लेते हैं, वी आर टेकिंग दैट पॉजिटिविटी। तो आई थिंक अगर हम सब ये पॉजिटिविटी अपने आप में ले तो झगड़ा, भेदभाव, गुस्सा, एक दूसरे से ईर्ष्या, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं भावना बहन से रिक्वेस्ट करूंगी, भावना बहन आप भी अपनी शुभकामनाएं इस मंगल अवसर पर दें, और साथ ही साथ आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि आपको ये रंगोली बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और वैसे तो लोग आजकल बहुत सारे आर्ट्स कहते हैं, है ना, कुछ कंसंट्रेशन बनाने के लिए एक आर्ट होता है, मंडला आर्ट्स, यस, मंडल आर्ट्स, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये अभी प्रूव हो चुका है कि जिन बच्चों के, अगर आप सबको मैं बताना चाहूँगी, सबके घर में बच्चे हैं, अगर बच्चों की बुद्धि की क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे बहन ने बताया लॉकडाउन के समय से बच्चों में हमने मोबाइल की आदतें डाल दी हैं, डल गई हैं, ना चाहते हुए भी डल गई हैं, क्योंकि करना ही पड़ रहा था। अब उसके बाद धीरे 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 वो आदत निकालना तो चाहेंगे लेकिन निकल नहीं रही है, लेकिन इसका ही कारण उनके ब्रेन में बहुत इफेक्ट हुआ है। अब वो ब्रेन में जो इफेक्ट हुआ है, दिमाग कमज़ोर होता जाता है, एक जगह वो स्थिर नहीं बैठ पाते, इसीलिए उनको ये आर्ट सिखाया जाता है। तो ये कलाएं जो है हमारे मन बुद्धि को सक्षम बनाती हैं। तो मैं भावना बहन आपसे ये भी कहूँगी, मैंने देखा कि उस आर्ट को भी आप प्रमोट करते हैं, तो आप अपने विषय में भी बताएं हम सबको। थैंक यू दीदी। नहीं, थैंक यू सो मच ब्रह्मा कुमारी एंड दीदी टू, एंड स्पेशली હિનાબેન વ્યાસ જેમણે રેકમેન્ડ કર્યું છે। थैंक यू एवरीवन। मुझे एक बात बताइए, सभी आप सभी में कोई ना कोई टैलेंट तो होगा,
किसमें क्या क्या टैलेंट बताइए, है या नहीं है तो क्या क्या है, कुछ तो करते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उसमें देख के सभी का अरे ये कितना अच्छा किया है, उसने कितना अच्छा किया है, सभी के लिए हम ताली बजाते हैं। तो हमारे लिए कौन ताली बजाएगा? हम में भी तो भगवान ने सब कुछ दिया है। हम लोग अक्सर यही बोलते हैं अरे कितना टैलेंट है यार उसके पास कितना है, लेकिन वो कैसे आया है? उसी चीज को आपको और आगे बढ़ना है, उसी चीज में जो चीज आपको पसंद है, जो कुछ भी, तो वो चीज को लेके बैठिए। आप टीवी सीरीज देखोगे, सब कुछ देखोगे, लेकिन उससे कोई ज्ञान नहीं बढ़ने वाला। सारा वक्त ऐसे ही चले जाता है कि 3-3 4-4 घंटे हम देखते हैं, उसी में निकल जाता है। और इतना भरपूर टैलेंट होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग। मैं 2000 के पहले की बात है, टीवी में सीरियल्स आते थे उस टाइम पे, जैसे सास भी कभी बहू थी, ये सब 2-3 सीरियल्स देखते और बस दिन खत्म हो जा रहा है, फिर वापस वो कभी रिपीट देख लेंगे। एक बार मेरे मिस्टर ने पूछा कि इसमें क्या आया था और उसमें क्या आया था। आई वॉज कन्फ्यूज, इसमें और उसमें सब मिक्स कर दिया। हम लोग कितनी सारी सीरियल्स देखते हैं बताओ, सभी देखते हो नहीं देखते हो? हाँ या ना? जाग रहे हो सब? सो आई वॉज कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं? इसका उसमें उसका उसमें स्टोरी बता दिया। फिर मेरे मिस्टर ने बोला कि मैंने मेरी तरफ से सब छूट दिया है, तुम्हें जो करना है हर चीज में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब तो वो बोले तेरे में इतना टैलेंट है, तुम्हें जिस चीज में आगे बढ़ना है बढ़ो। तो ये हर घर में होना चाहिए, सास हो, बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, हर एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, हर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। टीवी ये सब में तो सब आते रहेगा जाते रहेगा, उसको देख के हम ताली मारेंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम अंदर से हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। बस जो भी कर रहे हो वो दिल से करो, उसमें और आगे बढ़ो। और मैंने तो मीन्स ये एक हॉबी के तरीके से शुरू किया था, मैंने सीखा नहीं है रंगोली। मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद, और हमारे वहाँ पे घर आंगन में हर कोई कंपलसरी, साउथ इंडियंस है तो वो मुग्गू बोलते हैं रंगोली के बदले, और वाइट कलर का डॉट डॉट डाल के डालते हैं। तो बचपन से लेके हमने सिर्फ वही किया, कलर वाला कभी मैंने देखा ही नहीं था लाइफ में। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई, मैरिड इन मुंबई। और मेरे मिस्टर मुझे लेके गए एक जगह, तो मैंने देख के अरे इतना कुछ हो सकता है, एंड बस आई स्टार्टेड। मैंने सीखा नहीं है, बट एक जुनून है, एक पैशन है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं। भगवान ने कुछ दिया है तो उसे वापस हमें कोई ना कोई तरीके से वापस देना है। तो मैंने इस रंगोली को चैरिटी कॉज के साथ में शुरू किया। अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना स्पाइनल कॉर्ड के जन्म लेते हैं, तो उनको जैसे व्हील चेयर देना, कोई विडो है तो वो घर चलाने के लिए कैसे करेंगे सरवाइव, तो उनको स्विंग मशीन आता है तो उनको स्विंग मशीन, ऐसे सब अलग अलग तरीके से। जैसे कैंसर पेशेंट्स है तो उनको कीमोथेरेपी, तो वो जो भी पैसा उसमें इकट्ठा होता है, रंगोली के टाइम पे एक चैरिटी बॉक्स होता है, वॉलेंट्रीली जिसको भी डालना है डाले, नहीं डालना है नहीं डाले, बट वो पूरी रकम हम लोग पूरा सेवा में यूज करते हैं। मेरी बेटी अभी 22 मार्च को वो कैंसर फंड रेजिंग शो करने वाली है फॉर कैंसर पेशेंट्स। सब उसमें रकम जाएगा, एवरीथिंग शी हैड डन अलोन। वो भी कैंसर पेशेंट्स को, मूंगे पशुओं को हीलिंग, साउंड हीलिंग, वो सब फ्री में करती है। बहुत कुछ मीन्स हमारे में बहुत कुछ शक्ति है। स्त्री कुछ ऐसे ही नहीं है, स्त्री जब भगवान को जन्म दे सकती है तो उससे छोटी और क्या बड़ी क्या बात हो सकती है बताओ। एक स्त्री भगवान को भी जन्म देती है। भगवान तो ऐसे नहीं आए हैं, कृष्ण राम सभी सभी जन्म लेके आए,
महावीर स्वामी कहो, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा कहो, तो हमारे में कितनी शक्ति है। सभी जागो इसमें से। सब कुछ मीन्स सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन खत्म, वापस सुबह, वही रूटीन चल रहा है, लेकिन उसमें से निकलो, अपनी प्रतिभाएं पहचानो, उसमें से और आगे करो। और जैसे इस जन्म में से हम वापस दूसरे किसी जन्म में जाएंगे, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट जन्म में भी लेके जाने वाले हैं। तो इस जन्म में जब बुद्धि है, सब कुछ है, तो यूटिलाइज करो उसी चीज़ों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं काजल बहन से रिक्वेस्ट करूंगी। भावना बहन, ये बहुत सुंदर बात कही। हमें भारतीयों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमारी संस्कृति होती है। मैंने देखा यही रंगोली साउथ में जो आप मुग्गू कहते हैं, वही हम महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, रंगोली, है ना। हर जगह इसे बनाया जाता है, लेकिन जब ये बनाया जाता है, आप कहते हैं इसको संस्कार भारती भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है घर में जो प्रवेश करता है वो अतिथि नहीं, लेकिन अतिथि देवो भव होता है, अर्थात देवता समान होता है। और देवताओं का घर में स्वागत करने के लिए ये रंगोली बनाया जाता है। और इस रंगोली में अनेक रंग भरे जाते हैं। और आप जानते होंगे हर रंग एक शक्ति का, एक गुण का प्रतीक होता है। आप में से कितने जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है किसी रंगोली में, वो है सफ़ेद। हाँ, सफ़ेद पवित्र भावनाओं का सूचक होता है। इसलिए रंगोली में और कोई कलर हो ना हो, लेकिन सफ़ेद ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वही उसका बॉर्डर बनता है, वही उसका आकार देता है। तो पवित्र भावनाएं बहनों के पास होती हैं, इसीलिए कलश में किसको दिया जाता है? अगर कोई कार्यक्रम होता है, उसमें कलश रखना होता है, तो किसको आगे करते हैं? हाँ, माताओं को। यानी हमारे मन में तो शुभ भावनाओं के क्या बने होने चाहिए? कलश रखे होने चाहिए। तो ये शुभ भावनाएं अर्थात क्या? हमारे शुद्ध संकल्प। तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊं काजल बन, यार नहीं आप रहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब खड़े हो सकते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे मैं काजल बहन के साथ पेयर आउट कर रही हूँ, जैसे हम दोनों साथ में खड़े हैं, ऐसे दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के, दो। हाँ, बड़े प्यार से। हाँ, अभी एक दूसरे को जरा आशीर्वाद दे दें हाथ पकड़ के ही, कि आपका कल्याण हो। जो अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं, देखते किसके आशीर्वाद अच्छे होते हैं। हाँ, आशीर्वाद दिया, जरा सर पे हाथ रख के दे दीजिए बड़े प्यार से। अच्छा, सब अपने सर पे हाथ रख रहे हैं, खुद को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कह रहे दूसरों को दीजिए। बैठिए, विराजिए। आप ये बड़ी अच्छी बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले खुद को आशीर्वाद देंगे, तभी तो दूसरों के लिए निकलेगा, है ना। तो चलिए सब सर पे हाथ रखते हैं। अपने सर पे हाथ रखते हुए अपने आप को आशीर्वाद देते हैं। हम सदा खुश रहेंगे, ऐसे रोते रोते। हम सदा खुश रहेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे, दिलों में खुशियां बांटेंगे, संसार में खुशियां बांटेंगे, क्योंकि हमें खुशियों का संसार बसाना है। तो मैं खुद को आशीर्वाद दूं, मैं सदा खुश रहूंगी, मैं सदा मुस्कुराती रहूंगी। कोई कुछ भी पूछे, सदा सेल्फी वाली मुस्कुराहट रहेगी। धन्यवाद। ओम शांति। जरा अभी सेल्फी वाली मुस्कुराहट दिखाइए। धन्यवाद। अभी मैं काजल बहन से कहूंगी, वो अपने दिल के उद्गार हमें सुनाएंगे। काजल बहन बाय प्रोफेशन, जैसे आपको बताया, गुरु कहा जाता है। वैसे भारत में गुरु शब्द का प्रयोग, यानी टीचर शब्द हम कहते हैं,
लेकिन टीचर नहीं कहा जाता, लेकिन गुरु कहा जाता है। अब गुरु होता क्या है? जो ज्ञान देता है। एक होता है एजुकेशन और एक होता है नॉलेज। एजुकेशन तो किताबों से मिल जाता है, पढ़ाई तो किताबों से मिल जाती है, लेकिन ये पढ़ाई ज्ञान बने। अब ये ज्ञान बनना अर्थात क्या होता है? क्योंकि जब हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती, हम केवल एक पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन ज्ञान हमें उससे अच्छाई लेना और संसार में अच्छाई फैलाना सिखाता है। ये है ज्ञान। और कोई भी गुरु हो संसार का, वो इसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और ऐसी हमारी काजल बहन है। तो मैं काजल बहन से नम्र निवेदन करूंगी आज के इस वुमेंस डे में, क्योंकि माँ भी सबसे पहली गुरु होती है, ये तो फिर तो डबल गुरु हैं, तो इनसे पूछे इनका अनुभव कैसा है और साथ ही साथ ये सबको किस तरह से अपनी शुभ भावनाएं देंगे। आदरणीय काजल बहन। ओम शांति। थैंक यू सो मच कमलेश दीदी एंड प्रशांति दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे बुला के इतना सम्मान देने के लिए। जब भी प्रशांति दीदी का कॉल आया तो आई वॉज लाइक मीन्स आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मैंने पूछा भी दीदी को कि मुझे क्यों, लाइक आई एम योर रेगुलर स्टूडेंट तो फिर मुझे क्यों इतना, लाइक इट्स ओके। लेकिन वो बोले नहीं नहीं, आपने इतना सोसाइटी के लिए किया है, तो इस बार कमलेश दीदी का था कि आपको भी सम्मान किया जाए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट थॉट जो मेरे माइंड में आया तभी वॉज लाइक आई विश माई डैड वुड हैव बीन हियर टुडे, बिकॉज सीइंग मी ऑन दिस, ये स्टेज पे उन्होंने अगर मुझे देखा होता है आज ये सम्मान लेते हुए, तो आई थिंक ही वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऐसे। बिकॉज मैं यहाँ पे जो सेंटर पे आने लगी इज़ ऑल बिकॉज मेरे पेरेंट्स के वजह से। मेरे मम्मी डैडी सेंटर पे पहले से आते थे, लाइक मैं आई थिंक बैक 40 इयर्स बैक मैं सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। एंड तभी के टाइम जब भी हमने पूरी रात बैठ के बाबा के साथ बिताया है माउंट आबू में, तो उस टाइम से हम सेंटर पे आते थे, डैडी मम्मी के साथ माउंट आबू जाते थे। ऐसे हर वेकेशन में या स्पेशली हम 31 दिसंबर का जो हमारा टाइम होता था वो हम वहाँ पे बिताते थे। तो हम राह देखते थे हमेशा वो टाइम का कि कभी आएगा उस टाइम और हम बाबा को मिलने जाएंगे। प्रकाश मणि दादी जी, गुलजार दादी ने, लाइक आई फील कि आज जो मैं हूँ इज़ ऑल बिकॉज वो दोनों दादियों ने मुझे, मैं आई थिंक मैं 7 इयर्स या 8 इयर्स की थी, तभी उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे माउंट आबू के बुक में लिखवाया था। तो आज जो भी ब्लेसिंग्स है, सब जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं इज़ ऑल बिकॉज इनके ब्लेसिंग्स के वजह से। एंड मेरे पेरेंट्स से पहले से ही सेंटर से जुड़े हुए थे, तो पहले से यही देखा है, और पेरेंट्स ने भी लाइफ में यही फॉलो किया है, जिनसे मैंने ये सीखा है कि लाइक हम यहाँ पर है सिर्फ कर्म करने के लिए, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, वो तो बाबा करने वाला है। तो मैं क्यों बाबा के लिए सोचूं? वो मेरे लिए तो बाबा है सोचने के लिए, तो मैं क्यों सोचूं कि मुझे क्या मिलने वाला है क्या नहीं। वो ऑल प्लान्ड बाय बाबा है। तो यू जस्ट कीप डूइंग, करते जाना है, जो अपने लाइफ में आता है उस हिसाब से करते जाना है। जैसे ये बहन ने भी बोला कि पॉजिटिविटी इज़ द मस्ट थिंग इन द लाइफ, लेकिन ऑफकोर्स हम ह्यूमन बींग्स है तो गुस्सा तो आता ही है रेगुलर लाइफ में, ह्यूमन बींग्स है तो वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस पर कैसे कंट्रोल करना है, और वो गुस्से का ना हम पे असर हो और ना दूसरे पे असर हो, ऐसे उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि काफ़ी बार कंट्रोल में ऐसे देखा जाता है कि हम कंट्रोल करते और हम पर ही उसका असर होता है, साइड इफ़ेक्ट्स जो हम पर ही होते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए, और सामने वाले पे गुस्सा करके फिर उस पर भी असर नहीं होना चाहिए। सो ये जो टेक्निक्स है कि ये गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है विदाउट अफेक्टिंग हमको भी और ऑपोजिट पर्सन को भी, ये हमने बेसिकली यहाँ पे सेंटर पे सीखा है बचपन से। तो वही मैं तो वही इम्प्लीमेंट करती हूँ आज। मुझे 25 इयर्स हो गए सेंट चार्ल्स हाई स्कूल में। आई एम अ सीनियर टीचर मैथ्स एंड साइंस की, एंड मुझे नहीं याद मैंने आज तक कभी कोई बच्चे पे हाथ उठाया है। मीन्स
25 इयर्स से मैं मैथ साइंस जो बोलते हैं यूजुअली लोग कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स मैं सिखाती हूँ तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे जन को लगता है। तो लेकिन मैंने कभी आज तक मेरे लाइफ में बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाए। ऑफकोर्स डांटा है क्योंकि वो पीरियड वैसा होता है कि कभी कभी बच्चों को डांट लेना पड़ता है। इवन मेरे बेटे को भी, अभी आज मेरा बेटा 18 इयर्स का है, लेकिन आज तक मैंने कभी उस पर भी नहीं हाथ उठाया है। तो